स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तक वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर। पहला चैप्टर अपन कर चुके हैं, 4th कर चुके हैं और 5th कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर जो हैं बेटा BCK में वो हैं 6। ये सबसे हम लोग कह सकते हैं लास्ट चैप्टर है, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 है वो जो है चैप्टर नंबर 3 बेसिकली रिलेटेड है कंपनीज़ के बारे में। कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं, कुछ फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनमें मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको कौन सी कंपनीज़ के डिटेल पढ़नी है और किसका नहीं पढ़ना है। सेम वे चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि डिक्शनरी की तरह है। डिक्शनरी में वर्ड्स और मीनिंग होता है, सेम वे उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी गिवन है कि बैंकिंग वर्क से रिलेटेड क्या टर्मिनोलॉजी होती है, उसका क्या मीनिंग है, फाइनेंस वाले में क्या होता है उसका क्या मीनिंग है। तो ये लास्ट चैप्टर एक तरह से जो अपने को अच्छे से पढ़ना है। इस चैप्टर का वीडियो है जो 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। 2 वीडियोस में इस चैप्टर को अपन समझेंगे। अभी तक अपन ने किया था कि भाई 3 ही चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया था। यहाँ पे इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो में बनाऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट ये क्या है बेटा, तो मोर ओवर इसके बारे में आपने क्लास 12th ठीक है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा हुआ है, उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 बिजनेस एनवायरनमेंट। याद है क्या सबको, क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? डिफाइन सबको रटी हुई होगी क्या? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज और फैक्टर्स दैट लाइज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन। कि वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो बिजनेस के बाहर हैं मगर बिजनेस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस जो ऑपरेट हो रहा है उसके 2 इन्वायरमेंट होते हैं। एक हम लोग कह सकते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक जो होता है बेटा वो होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में आगे कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह वाला जो पार्ट हो गया, कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह जो हो गया, वो इंटरनल का पार्ट है। जबकि एक्सटर्नल जो है ये वापस से डिवाइड होगा। यहाँ पे अपन बात करेंगे 2 तरह का होता है, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो जैसे इकोनॉमिक्स होती है ना बड़ी और छोटी, वैसे ही माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। अगर याद हो तो 12th में अपन पढ़ते हैं कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट 2 फैक्टर, जनरल और स्पेसिफिक, याद है ना? तो उसी तरीके से और बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपन फोकस करते हैं यहाँ इन 6 वर्ड पे: पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। 12th में जो करते हैं बेटा, 12th में अपन 5 करते हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। यहाँ पे एक और ऐड हो गया, वो है हमारे लिए बेटा इन्वायरमेंटल वाला। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन इस चैप्टर में। एज वेल एज इसके बाद अपन इस चैप्टर में एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करके टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, तो अपन ने बात किया कि इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, इन्वायरमेंटल कहलाती है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब कि इन्वायरमेंट में होने वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी उसके बारे में जब मैं समझूंगा तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के साथ साथ यहाँ पे अपन एक टॉपिक और पढ़ेंगे बेटा, वो है हमारे लिए स्वॉट एनालिसिस। क्या होता है ये स्वॉट, सुना हुआ है क्या? स्वॉट जो है बेटा वो ये 4 वर्ड से बना है। स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट है। स्ट्रेंथ, वीकनेस जो है बेटा वो बिजनेस के इंटरनल होती है। जो इनहेरेंट कैपेसिटी है बिजनेस की, क्या है बेटा, इनहेरेंट कैपेसिटी। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस कैन बी टर्म्ड एज एन स्ट्रेंथ। जबकि जो इनहेरेंट लिमिटेशन है बिजनेस की वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वीकनेस। जबकि अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल थिंग्स आउट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है वो अपॉर्चुनिटी, और जो अनफेवरेबल थिंग्स है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो क्या कहलाएगा, थ्रेट। तो यहाँ भी ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि भैया स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, और ओवरऑल फिर इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या पार्ट आता है, मैक्रो में क्या पार्ट आता है और किस तरीके से इफेक्ट करता है। ठीक है, अभी तक जैसे करते आते हैं वैसे ही करेंगे। पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया इस पूरे चैप्टर को, क्वेश्चन वाइज। देखो पहला पॉइंट जो गिवन है दैट इज व्हाट, अ बिजनेस इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। व्हाई बिजनेस इज क्रिएटेड?
अपन कहें कि पैसा कमाने के लिए नहीं, दैट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन, बट बेसिकली बिजनेस का वर्क क्या है, टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर। इज इट क्लियर? सेकंड, अब देखना है यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहना चाह रहा है द बेसिक एम फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइवल। आपको याद होगा 12th में अपन पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 तरह के, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के वहाँ अपन ने पढ़े हैं। एक क्या होता है बेटा, सर्वाइवल, एक होता है प्रॉफिट, और थर्ड क्या होता है बेटा, ग्रोथ। कि बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो किस तरीके से सर्वाइव करें, ठीक है। और सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, देखो, द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी इज सर्वाइवल एंड टू सर्वाइव ओवर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। और अगर आपको सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप में 2 एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू प्रॉस्पर और एबिलिटी टू चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, कि भैया बिजनेस में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर सकें। अगर बिजनेस ने अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा। नोकिया कंपनी ले सकते हो आप उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, द बेसिक चैलेंज फॉर एनी कंपनी इज सर्वाइवल। और सर्वाइव करने के लिए 2 कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू प्रॉस्पर और एबिलिटी टू चेंज, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एक फेमस पर्सन थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्पीसीज दैट सर्वाइव नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट बट इट इज़ वन हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिव टू द चेंज। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भैया वो सर्वाइव नहीं करेगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर ऐसा होता तो आज भी डायनासोर मौजूद होते। क्यों? उन्होंने कहा वही सर्वाइव कर सकता है जो अपने आप को बदलते वक्त के साथ अडेप्ट या चेंज कर सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो कहना चाह रहा है बेटा, वो ये कहना चाह रहा है अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ फर्म ओपन एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। लगभग 5 करोड़ फर्म्स हर साल खुलती है। और इसी ने फिर कहा कि लगभग 1,37,000 फर्म्स एवरी डे। हर डे कितनी फर्म खुल रही है बेटा, 1,37,000। तो कहाँ गई इतनी सारी फर्म? तो इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर 1,37,000 खुल रही है तो 1,30,000 बंद भी हो रही है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ फर्म्स, ठीक है, ओपन हो रही है पर डे 1,37,000, मगर बंद भी कितनी हो रही है, 1,30,000। अपन क्या कहना चाह रहे हैं बेटा कि भैया बिजनेस फर्म जो है वो ओपन होती है, क्लोज भी होती है। फिर इन्होंने कहा कि भैया जैसे इंडिया में अपन एग्जाम्पल लें, टाटा ग्रुप जो है बहुत पुराना है, उसको दोराबजी टाटा ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? दोराबजी टाटा ने। अब इन्होंने ये कहा कि भैया एक तरफ टाटा ग्रुप है जो बहुत लंबा समय से चलता आ रहा है, 100 साल से भी ऊपर हो गए। रिलायंस ग्रुप है, 51 साल हो गए। कुछ फर्म ऐसी भी होती है जो आज खुली और 1 साल भी नहीं चलती और बंद हो जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया लाइफ स्पैन ऑफ बिजनेस फर्म, अब इसको समझने के लिए इकोनॉमिक की टर्म समझते हैं कि आपने पढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या होता है? एवरेज लाइफ इंडिया में लगभग 65-66 ईयर है। तो सेम वे लाइफ स्पैन ऑफ कमर्शियल फर्म इन इंडिया इज़ 50 ईयर। कि भैया अगर कोई भी फर्म इंडिया में ओपन हुई है तो उसकी एवरेज जो एज है वो कितना होगा बेटा, 50 ईयर्स, ठीक है। 6 पॉइंट, द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड फास्टर कम्युनिकेशन हैव लेड टू इवॉल्वमेंट ऑफ न्यूअर काइंड ऑफ बिजनेसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, बनता है तो क्या कि भैया नए तरीके जो बिजनेस ओपन हो रहे हैं उनका क्या कारण है? तो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी और फास्टर कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? 7 पॉइंट जो अपन ने बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी बताया था मैंने, देखो क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज और फैक्टर्स या कंडीशंस दैट एक्सर्ट सम डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस डिसीजन, strategies and action taken by the firm. Is it clear? Next point, a successful business has to identify, appraise and respond to the various opportunity and threats in environment. अभी अपन ने बात किया था SWOT के लिए कि SWOT में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, पता है ना। तो इन्होंने क्या कहा, क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल बिजनेस सक्सेसफुल कौन सा है जो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है,
एप्रेस कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, एप्रेस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तभी वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज़ टू आइडेंटिफाई, appraise and respond to the various opportunity and threat environment. 9 point. The business must continuously monitor and adapt itself to environment if it is to survive and prosper. अगर बिजनेस को सर्वाइव या प्रॉस्पर करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसको अपने आप को बदलते वक्त के साथ क्या करना पड़ेगा, चेंज। देखो क्या कह रहा है, द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट, देखना है और अपने आप को अडेप्ट यानी चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग बेटा, इटसेल्फ टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू ग्लुक एंड गॉन्स इन्होंने कहा था कि द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर आउटसाइड द फर्म। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, वो सारे फैक्टर जो आउटसाइड द फर्म है मगर बिजनेस के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, या तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब देखो बेटा, अपन ने बात किया कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो अभी अपन ने देखा उन्होंने क्या कहा कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 12th में पढ़ा है उससे मिलता जुलता है, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे 4 पॉइंट इन्होंने कहे हैं। पहला कहना चाह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हाट, डिफिकल्ट। वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर है। जैसे अपन यहाँ पे ही बात कर लें, ये 6 फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। तो हो सकता है कि किसी बिजनेसमैन या मैनेजर जो है उसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की तो नॉलेज अच्छी हो, बट ज़रूरी नहीं है कि उसको इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इतना नॉलेज हो। तो दैट्स वाई, क्यों, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। टुकड़ों में समझ सकते हो बट सारे को एक साथ जो है वो डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। सेकेंड आता है बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। मीन्स व्हाट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज से 10 साल पहले बिजनेस करने का तरीका कुछ और था, आज कुछ और है, 10 साल बाद कुछ और होगा। यानी जो फैक्टर्स है, जैसे अपन बात करें 2014 में मोदी जी आए, उससे पहले कांग्रेस थी, मोदी जी आए, उन्होंने नए कदम उठाए, 370 हटाया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया। तो जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, उनका काम करने का तरीका भी क्या हुआ, चेंज। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, उसमें क्या आते रहते हैं, चेंजेस। थर्ड अपन कहते हैं बेटा मल्टी फेस्ड। मल्टी फेस्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग है, इसको इस तरीके से समझना, अपॉर्चुनिटी फॉर वन बिजनेस कैन बी ए थ्रेट फॉर अनदर। एक के लिए जो फ़ायदे की चीज़ है वो दूसरे के लिए नुकसान हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट, फार रीचिंग इम्पैक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज से आपके बिजनेस पर क्या पड़ेगा बेटा, फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। इज इट क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स, डायनामिक है, मल्टी फेस्ड है और फार रीचिंग इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वही चीज़ें, पहला आइडेंटिफाइंग, या आपने वहाँ पे पढ़ा है 12th में, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, टेकिंग अर्ली मूवर एडवांटेज, थ्रेट्स को पहचानना, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को, उसी से मिलता जुलता है। पहला पॉइंट क्या है, देखो बेटा, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आने वाले टाइम में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी या क्या थ्रेट होगा। सेकंड, गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में किधर फ़ायदा हो सकता है, कहाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शन। थर्ड इज़ कंटिन्यूस लर्निंग। मैनेजर है, अगर उसको सर्वाइव करना है, बिज़नेस को सर्वाइव करना है, तो उसको अपने आप को बदलते वक्त के साथ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, यानी कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी। इमेज बिल्डिंग। हाउ इमेज बिल्डिंग बेटा, मान लो एक प्रोसेस हाउस है, बाकी प्रोसेस हाउस क्या करते हैं, जो भी गंदा पानी है डायरेक्ट बाहर छोड़ देते हैं, जिससे ज़मीन आसपास की बंजर हो गई, खेती बाड़ी नष्ट हो गई। एक प्रोसेस है, उसने ट्रीटमेंट प्लान लगा दिया कि जो भी गंदा पानी है फिल्टर होके जाएगा। तो इसके कारण आसपास के विलेजर्स में, सोसाइटी में उसकी अच्छी क्या हो गई, इमेज बिल्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज मीटिंग कॉम्पिटिशन। नाम ध्यान रखना है आपको। पहला क्या हो गया, डिटरमाइनिंग अपॉर्चुनिटी, दूसरा गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, तीसरा कंटिन्यूस लर्निंग, चौथा इमेज बिल्डिंग एंड फिफ्थ इज मीटिंग कॉम्पिटिशन। अब यहाँ समझना 13 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट।
बिजनेस और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन, इसको 3 तरीके से समझते हैं बेटा। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेम वे एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंसेस, पावर एंड इन्फ्लुएंस। देखो क्या कहना चाह रहा है बेटा, रिलेशन बिटवीन बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के रिलेशन। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब है कि बिजनेस को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको कहाँ से मिलेगी? सोसाइटी से। सोसाइटी इज ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। सेम वे बिजनेस को कुछ जानकारी, जैसे उनको अपने जीएसटी रिटर्न भरने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरने हैं, ठीक है, तो उनको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन किसको देनी है? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बिजनेस जो है उसको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, वो बिजनेस को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्वायरमेंट से मिल रही है। सेम एज दैट उसको बहुत सी जानकारी इन्वायरमेंट को भी प्रोवाइड करनी है। देखो क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू सेवरल एक्सटर्नल एजेंसीज। अभी मैंने बताया गवर्नमेंट को। अब यहाँ समझना कैसे, या तो वॉलंटरली अपनी इच्छा से दो आप, या फिर इनएडवेंटरली नहीं चाहते हुए भी चली जाती, या फिर लीगली देना जरूरी है, ठीक है। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें मेन पॉइंट है रिसोर्सेज आर कैटेगराइज एज 5M, मैन, मनी, मैथड, मशीन एंड मटीरियल। तो व्हाट आर द 5 M's ऑफ रिसोर्सेज? मैन, मनी, मैथड, मशीन एंड मटीरियल। एंड थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। बिजनेस को ये पावर दिया है सोसाइटी ने कि वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सके, और वो तभी तक उसके पास रहेगा जब तक कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट समराइज इन 3 पॉइंट। क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस को इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो इन्वायरमेंट से मिल रही है, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन वो इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? वॉलंटरली, इनएडवेंटरली, लीगली। सेकेंड इज एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। कैसे? बिजनेस को जो रिसोर्सेज चाहिए 5M, मैन, मशीन, मटेरियल, इन्वायरमेंट से मिल रहा है। बिजनेस इनको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, और वो आउटपुट रिसोर्स वो किसको देगा? वापस से कस्टमर को, और कस्टमर इज अगेन पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। 14 पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट। ये भी समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इससे भी, कि भैया ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, या इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट। पहला है बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, थर्ड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो बिजनेस 3 तरीके से। एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़े लेवल पे मैनेजमेंट अपनी ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिसीज़ में, प्लान्स में, मिशन में चेंज कर रहा है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव। कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन लेवल पे आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेटर बना रहे हो इन्वायरमेंट की नॉलेज करते हुए, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव। कलेक्टिवली, कि जब एक इंडिविजुअल फर्म इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को अकेले फेस नहीं कर सकती, तो फर्म्स मिलकर उसको किस तरीके से फेस कर रही है, दैट इज़ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स। देखो पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स क्या कर रहा है? These include the formation or clarification of organization mission, development of objective policy, budget or the creation of scanning unit. अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्या? The development of objectives, policies and budget are example of which kind of response? तो these are example of administrative response. Is it clear? तो administrative response के example क्या है? Development of objective, policies, budget या creation of scanning unit. ठीक है? सेकेंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, ये समझना इससे क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रॉफिट फर्म्स ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन नॉन प्रॉफिट फर्म। प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल है, पैसा कमाना नहीं चाहते, बट वो अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करना तो चाहेंगे ताकि उन तक लोग बाग पहुँचे। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट टिपिकली आर associated for profit firm but can also apply to non-profit and governmental organization. Collective response, एक फर्म अकेले नहीं कर रही है तो फर्म्स मिलकर कर रही है, that is part of collective response. It include methods such as bargaining, contracting, co-opting,
क्रिएटिंग जॉइंट वेंचर, फेडरेशन, ठीक है, अलायंस एंड कंसोर्टिया। कंसोर्टिया गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, बोली लगानी है, तो एक अकेली फर्म एलिजिबल नहीं है तो 2 फर्म मिलकर लगा रही है, दैट इज़ काइंड ऑफ ए कंसोर्टिया। तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स कितनी तरह का हो गया बेटा? 3 तरह का, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉम्पिटिटिव, कलेक्टिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन इंक्लूड, हमारे आसपास नेचुरल इन्वायरमेंट तो है, उसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में कौन आ रहा है? फैमिली, फ्रेंड्स, पियर्स, नेबर्स एंड सोसाइटी। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड मैन मेड स्ट्रक्चर। मैन मेड स्ट्रक्चर रोड्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, दैट इज मैन मेड स्ट्रक्चर। 16 पॉइंट क्वेश्चन बनता है, अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड। ये लाइनें आगे आ चुकी हैं। A successful business has to identify, appraise and respond to various opportunity and threat in its environment. Next है 17 environmental scanning। मैंने अभी बताया था आपको शुरू में, क्या है देखो, it can be defined as process by which organization monitor, किसको monitor कर रहा है? their relevant environment, अपने environment को, किसके लिए? to identify opportunity and threat, जो उनके business को affect करेगी, ताकि वो उसके बेस पे स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सके। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि डैश कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग देयर रिलेवेंट एनवायरनमेंट, तो दैट इज एनवायरमेंटल स्केलिंग। इज इट क्लियर बेटा? आप समझना बेटा, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में 4 चीज़ें आती है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इंक्लूड 4 थिंग्स। व्हाट इज दैट? इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। इससे क्वेश्चन बनता है बेटा एग्जाम में। 4 चीज़ें, इवेंट यानी घटनाएं जो घटित हो रही है, ट्रेंड जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है वो कलेक्टिवली क्या बना रही है? ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? हम बोलते हैं ना आजकल ये ट्रेंड में है, फैशन में सभी जने फॉलो कर रहे हैं, दैट इज इश्यूज। जो ट्रेंड इवेंट है, घटनाएं, उनके कारण जो समस्याएं हैं वो इशू, और उन समस्याओं का समाधान जो चाहते हैं वो क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन। देखो क्या कह रहा है पॉइंट। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में 4 चीज़ें कर रहे हैं अपन, इवेंट, ट्रेंड, इशू और एक्सपेक्टेशन। इवेंट में क्या आ गया देखो, इवेंट आर इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अक्रेंसेस टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल सेक्टर्स, ठीक है। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड आर जनरल टेंडेंसी और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। लास्ट लाइन देखना, ट्रेंड्स आर ग्रुपिंग और सिमिलर और रिलेटेड इवेंट। जो सिमिलर और रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको सिमिलराइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज ट्रेंड। इश्यूज आर द करंट कंसर्न, ठीक है, दैट अराइज इन रिस्पॉन्ड टू द इवेंट और ट्रेंड्स। और लास्ट क्या? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस आर डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप इन द लाइट ऑफ देयर कंसर्न फॉर इश्यूज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक तरीका है, दैट इज़ पार्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है। देखो 20 पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन किससे स्टार्ट होता है? क्रिटिकली डिपेंड ऑन अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। स्वॉट का मीनिंग बता रखा है। स्ट्रेंथ क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी, ठीक है। वीकनेस क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी क्या है? फेवरेबल कंडीशन। और थ्रेट क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। इज इट क्लियर? पक्का? तो 21 पॉइंट वी हैव डिस्कस सो फार ऑफ दिस चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो विद इन 1 or 2 days आई विल अपलोड इट। जो बचा हुआ है उसको अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आई होप पॉइंट्स आर क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इन डिस्क्रिप्शन माई व्हाट्सएप नंबर इज़ गिवन, प्लीज़ शेयर योर डाउट विद मी। मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ like my video and share it with the other students and subscribe my channel so you can get new notification about my new videos. Okay, thank you everybody.